हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इग्नू के एमए हिंदी लिटरेचर को सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसके असाइनमेंट पेपर को। तो आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो MHD 6 का क्वेश्चन नंबर 1, और यह अनिवार्य पाठ्यक्रम है। तो जिसने भी हिंदी लिटरेचर लिया होगा ये वाला जो है उनके लिए अनिवार्य होगा। तो आइए हम आते हैं प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1 है, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है। सामाजिक संगठन काव्यानुभूति की जटिलता के बीच सक्रिय होता है, इसलिए हम काव्यानुभूति की जटिल संवेदना को उसी हद तक समझ सकते हैं जिस हद तक समाज को समझने की क्षमता अर्जित करेंगे। समाज की भीतरी गति की पहचान से कलात्मक मूल्यों का प्रतिमान बनेगा। हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। इसकी पृष्ठभूमि निम्नलिखित है। पहला है राजनीतिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का यह प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन के विशृंखल होने का काल है। 7वीं-8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया। विशृंखलता तथा राजनीतिक असंतुलन के इस युग का प्रारंभ राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके अनुज और सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के सिंहासनारूढ़ होने से होता है। हर्षवर्धन ने वश में कर लिया विरोधियों को अपने प्रतिभा से। दूसरा, सामाजिक पृष्ठभूमि। विदेशियों के भारत आने पर भारतीय समाज में एक प्रकार की हलचल महसूस होने लगी। विदेशियों का हिंदू समाज में घुल मिल जाने से नई जातियों का उदय हुआ। राजपूतों का उदय भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। राजपूत के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ा। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूत को क्षत्रिय की संज्ञा दी। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा विविध प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों की प्रधानता थी तथा अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटकर भारत सामाजिक आदर्श खो चुका था। जाति पाति के बंधन और अधिक कसते जा रहे थे। साधु सन्यासी के शाप और वरदानों के बीच जनता आतंकित थी। तीसरा, आर्थिक क्रियाकलाप। साहित्य और राजनीति, साहित्य और समाज के अंतः संबंधों पर चर्चा करने के उपरांत अब हम साहित्य और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। इस युग का समाज पूरी तरह कृषि आधारित समाज था। किसानों की पैदावार से ही छोटे बड़े राज्य का शोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नकद वेतन नहीं मिलता था, अपितु इन्हें जागीर दी जाती थी। ये सारी मध्यस्थीय समुदाय खेती नहीं करते थे। मध्यकालीन समाज में आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का ह्रास हो रहा था। व्यापार के पतन से नगर उजड़ गए। चौथा, धार्मिक स्थिति। सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का समान आदर था। यद्यपि हर्ष बौद्ध मतावलंबी था
और उसके समय में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी था, तो भी उसमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी। फलतः उसके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था। इन धर्मों ने आपस में काफ़ी आदान प्रदान करते हुए समन्वय का उदाहरण भी प्रस्तुत किया, किंतु राजनीति की तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति भी बदली, किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में विभक्त हुआ। पांचवा है मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया। 7वीं से 12वीं शताब्दी का भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था। मिश्रित कहने का अर्थ है कि उन अनेक धाराएं उसमें आकार मिली और मिलकर लय हुई। संगीत के क्षेत्र में नए नए वाद्य यंत्रों और नए रागों का प्रचलन बढ़ रहा था तथा भारतीय संस्कृति के समावेशी तत्व का विकास हुआ। छठा है आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। इस काल के साहित्य में धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर रस प्रधान आदि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। हम आदिकालीन साहित्य को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: सिद्धो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। जिसमें से ये सिद्ध, नाथ और जैन, ये 3 जो है वो धर्म संबंधी साहित्य है। इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रमुख भक्तिकालीन संत कवियों का परिचय दीजिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में 4 धाराएं साथ साथ प्रस्फुटित हुई, जिसे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना गया। संत काव्य धारा के नाम से जाना गया। संत काव्य धारा की प्रमुख ख्याति सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विरोध करने वाली क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक के रूप में है। प्रमुख भक्तिकालीन संत कवि, तो पहला है कबीरदास। संत काव्य धारा की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति कबीरदास के काव्य में हुई है। कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथ पंथियों का साधनात्मक रहस्यवाद व हठ योग तथा सूफियों का एकेश्वरवाद का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। समता का भाव रखने और अहंकार का निर्मूल करने वाले सौहृदय कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, उसमें संदेह नहीं। दूसरे हैं रैदास। रैदास संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी भक्ति का ढांचा निर्गुणवादी संत कवियों के जैसा ही है। उनकी कविता की विशेषता निरीहता एवं कुंठाहीनता है। मूर्ति पूजा एवं तीर्थयात्रा आदि बाह्य विधानों का विरोध कर उन्होंने भी आंतरिक साधना पर बल दिया है। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि रैदास मूलतः संत थे। तीसरा है गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नानक समन्वयशील एवं उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। गुरु नानक देव के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजेय आत्मबल और कभी समाप्त ना होने वाला साहस प्राप्त होता है,
उसकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। उसके बाद आते हैं दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी संत कवि थे। इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं एवं रहस्यवादी संत कवि थे। इन्होंने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्तिपरक भावनाओं का विषय बनाया। क्षमा चाहती हूँ, यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है एक ही लाइन। उनकी कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतः यह प्रकृति में सरल है। मलुकदास। प्रमुख संत कवि मलुकदास के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों से थे। विषय वस्तु की दृष्टि से इनकी कविताओं में वैराग्य, अध्यात्म, प्रेम और ईश्वर की भक्ति ही महत्वपूर्ण है। इनकी सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित थे। उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण साधना एवं भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकगीत एवं आचार व्यवहारों पर उक्तियाँ कही हैं। उसके बाद आता है रज्जब दास एवं संत धन्ना। दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब दास का स्थान ऊंचा है। उन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगबंधु नाम से किया। संत धन्ना औपचारिकता तथा ब्रह्मचारों के विरोधी थे। उन्होंने पारंपरिक भक्ति के स्थान पर एकमात्र प्रभु के गुणगान किया। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। नंबर 3 है, छायावाद की मूल प्रवृत्तियों का सौदाहरण विवेचन कीजिए। उत्तर है प्रस्तावना। छायावाद का समय सीमांकन सन 1918 से 1936 तक मानी जाती है। छायावाद का नामांकन देने का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। छायावाद को आधुनिक साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। छायावाद शब्दों को 2 अर्थों में ली जाती है, पहला रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष। छायावाद शब्द को हम एक परिभाषा में नहीं बांध सकते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं। इनमें से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा हैं। वही इस युग के कुछ अन्य कवि हैं, राम कुमार वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा आदि। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कई प्रकार की है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहला है स्वातंत्र्य चेतना। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यहाँ स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक मांग ही नहीं, बल्कि एक जीवन मूल्य है। यहाँ स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। पंत ने मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्यवर्ग का उदय हो गया। व्यक्तिकता। छायावादी काव्य व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। इन कवियों ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख, प्रेम, घृणा आदि भावनाओं को अपने काव्य में खुलेआम व्यक्त किया है। निराला और महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ इसी व्यक्तिकता को उद्घाटित करती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं नीर भरी दुख की बदली। उसके बाद है अगला
अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों का दावा है कविता विचारों या तथ्यों से नहीं वरन अनुभूति से बनती है। प्रसाद भी मानते थे कि कविता में स्वानुभूति ही विविधृत होती है। चौथा है जिज्ञासा एवं रहस्य भावना। छायावादी कवि सृष्टि की अपार सत्ता के प्रति जिज्ञासु हैं, प्रश्नाकुल हैं, वह अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षित हैं तथा उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। पांचवा है दुख, वेदना और करुणा। छायावादी कविता में वेदना और करुणा का स्तर प्रधान है। इस युग की कविताओं में आश, पीड़ा, वेदना, व्यथा, करुणा का प्रबल आवेग मिलता है। छठा है प्रेमानुभूति एवं सौंदर्य चेतना। छायावादी कविता का मुख्य आधार प्रेमानुभूति है। यहाँ प्रेम का उदात्त चित्र हुआ है एवं सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। इसके अलावा कई अन्य निम्न हैं: प्रकृति चिंतन, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य वर्णन, गोयता, छंद और अलंकार, भाषा शैली इत्यादि। इसी के साथ ही हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर समाप्त होता है। 6 का प्रश्न नंबर 4। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखिए। उत्तर है उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक विधा है। वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो उपन्यास कहलाता है। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं। भारतेंदु युग के आरंभ से ही हिंदी उपन्यास लेखन की परंपरा का श्री गणेश हुआ। तब से बराबर परिपक्व और परिष्कृत होती हुई उपन्यास विधा समकालीन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में व्याप्त परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप हमारे अखंड भारत के 2 खंड हुए। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। प्रगतिवादी विचारधारा के समानांतर व्यक्तिवादी विचारधारा को आधार बनाते हुए मनोविश्लेषणवादी उपन्यास रचे गए, जो व्यक्ति के मन की तहों में झांककर उसके अंतर्द्वंद, संवेदना और गरिमा की समीक्षा करते हैं। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास परंपरा को परिपक्व और परिष्कृत किया। स्वतंत्रोत्तर काल में अनेक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हिंदी साहित्य में रचे गए। दूसरा है आंचलिक उपन्यास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की रचना की विशेष प्रवृत्ति का उदय हुआ। इसके शुभारंभ का श्रेय सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को जाता है। आंचलिक उपन्यास में भारत के विभिन्न अंचलों की जीवन यथार्थ, आशा निराशा, संघर्ष, टूटन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पिछड़ेपन, जागृति आदि का चित्रण किया गया है। आंचलिक उपन्यास असली भारत की तस्वीर को अभिव्यक्त करती है। तीसरा है सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास। प्रेमचंद द्वारा प्रारंभ की गई उपन्यास की परंपरा आगे चलकर नई नई सामाजिक समस्याओं का वर्णन तथा विश्लेषण करती रही। इसी धारा के माध्यम से सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास का सृजन हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश में नई जीवन स्थितियां पैदा हुई। व्यंग, फैंटेसी, यथार्थ, जनता में क्रांति, विद्रोह, आंदोलन का भाव जगाकर अपनी दुर्दशा और सहाय व्यवस्था से मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखाया। इन उपन्यासों में राजनीतिक
उठापटक, लोकतंत्र की चरमराती स्थिति, ग्रामीण जीवन की रेंगती घसीटती जिंदगी को प्रस्तुत किया गया है, कभी व्यंग्यात्मक रूप से तो कभी फैंटेसी तो कभी यथार्थ रूप से। स्त्री विमर्श, अगला पॉइंट है स्त्री विमर्श। स्वातंत्र्योत्तर काल से ही हिंदी उपन्यास में महिला कथाकारों की एक सशक्त पीढ़ी भी तैयार हुई, जिसने अपनी रचना संसार को विशिष्ट रूप रंग प्रदान करके उसे एक नई पहचान दी। शशि प्रभा शास्त्री, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा, प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, चित्रा मृदुगल, नासिरा शर्मा आदि ने अपनी उपन्यास के माध्यम से स्त्री शक्ति की उपस्थिति दर्ज कराई। निष्कर्षतः उपयुक्त तथ्यों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र हिंदी उपन्यास को कई अलग अलग तरीकों के साथ प्रस्तुत कर उसके महत्व को बढ़ाया गया। इसके साथ ही हमारा यह प्रश्न का उत्तर भी समाप्त होता है। 5 है, हिंदी भाषा के विकास के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, समय के साथ हिंदी भाषा परिपक्व और परिष्कृत होती गई। आदिकाल से आरंभ हुई अनवरत विकास यात्रा भक्तिकाल और रीतिकाल के रास्ते से होते हुए आधुनिक काल तक जा पहुंची और यह यात्रा निरंतर उत्कर्ष की ओर प्रशस्त हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे लक्षित करते हुए कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि यह एक विशिष्ट काल में जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। कभी एक क्षेत्र की बोली समझे जाने वाली हिंदी आज विकसित और विस्तृत होकर न केवल भारत की प्रमुख भाषा बनी बल्कि संसार में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई। हिंदी भाषा के विकास के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालें तो निम्नलिखित परिस्थितियाँ व प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। पहला है भाषाई विकास की स्थिति। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का आरंभ देव भाषा संस्कृत से मानी जाती है। वैदिक संस्कृत वांग्मय और लौकिक संस्कृत वांग्मय के रास्ते से पाली प्राकृति अपभ्रंश अपहट अवधि ब्रजभाषा और खड़ी बोली तथा राजभाषा के रूप में हिंदी का परिष्कार और विकास हुआ। दूसरा है प्राचीन हिंदी। इस काल में हिंदी का कोई निश्चित स्वरूप नहीं मिलता। प्राचीन हिंदी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। पाली, भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म का साहित्य पाली भाषा में रचा गया। यहाँ से हिंदी के भाषिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्राकृत हिंदी भाषा के विकास की एक प्रमुख अवस्था है। भगवान महावीर के उपदेश और जैन धर्म का साहित्य प्राकृत भाषा में मिलता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। अपभ्रंश के विकास में संस्कृत की देशीय परंपरा के साथ साथ कुछ बाहरी प्रभाव भी शामिल रहे हैं। अपभ्रंश हिंदी के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। अपभ्रंश और अपभट्ट दोनों शब्द समानार्थी प्रतीत होता है, किंतु अनुसंधानों से अब स्पष्ट हो चुका है कि अपभट्ट केवल एक भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। देसिल बरना सब जन मिठा ते सन जपयों अपभट्टा। ख नंबर है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी उस समय की भाषा है जब पहली बार हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी थी। यद्यपि इस काल में व्यवहारिक स्तर पर हिंदी की सभी बोलियां विकसित हो रही थी, तथापि साहित्यिक स्तर पर अवधी और ब्रज भाषा ने
विकास के चरम स्थितियों को छुआ। अवधि मधुर मिठास और राम भक्ति काव्यधारा के साथ हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस अवधी भाषा में ही रचित है। ब्रज भाषा के माध्यम से भक्ति और श्रृंगार जनमानस तक फैला। ब्रज भाषा ने ही सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया। आधुनिक हिंदी, गौ नंबर है आधुनिक हिंदी। नवचेतना और नवजागरण से युक्त आधुनिक काल में विज्ञान और तकनीक के आगमन के पद साहित्य के साथ साथ गद्य साहित्य लेखन की शुरुआत हुई, जिसने कई नवीन साहित्यिक विधाओं, कहानी, उपन्यास, निबंध, समीक्षा आदि को जन्म दिया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी का विकास अनेक पड़ावों से गुजरते हुए और संस्कृति के समृद्ध परंपरा से जनभाषा के रूप में यह विकास यात्रा अनवरत जारी है। इसी के साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। कौन नंबर में है? रीतिकाल का नामांकन। रीतिकाल का नामांकन और सीमांकन किसी भी कालखंड के निर्माण में अनेक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। रीतिकाल के नामांकन में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद रहा, जिसका मुख्य कारण कुछ विद्वानों ने प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा तो कुछ ने परिस्थितियों को ध्यान में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के ही आधार मानकर रीतिकाल के नाम से संबोधन किया है। इसकी समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त रीतिकाल। दूसरा मिस्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त अलंकृत काल। तीसरा है पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रदत्त दरबारी काल। चौथा है आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रदत्त श्रृंगाल काल। हालांकि सभी लोगों द्वारा अलग अलग नाम प्रदान किया गया, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने द्वारा प्रदत्त रीतिकाल नाम को पूर्णतः उपयुक्त मानते हैं। साहित्य में इसी नाम को स्वीकृति मिली है। इसी के साथ ही हमारा यह प्रश्न का उत्तर यही समाप्त होता है। हम आशा प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम छंदशास्त्र का एक ग्रंथ है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। इसमें अनेक कवियों के छंद मिलते हैं, जैसे विद्याधर, सांगधर, जज्जवल, बब्बर, हरिभ्रम, लक्ष्मीधर आदि। प्राकृत पैंगलम में कवियों की रचनाओं में कई प्रकार के विषय हैं। भक्ति, वीर, श्रृंगार, नीति, ऋतु वर्णन आदि। वस्तुतः इन रचनाओं में एक दीर्घकालीन परंपरा का स्पष्ट परिचय मिलता है। ये कवि काव्य लक्षणों के जानकार थे, प्राचीनतम कवियों की रचनाओं के अभ्यासी थे और अपने काव्य के गुण दोष की तरफ सोचते थे। प्राकृत पैंगलम की भाषा पर टिप्पणी करते हुए शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि प्राकृत पैंगलम की भाषा में ध्वनि और रूप दोनों ही दृष्टियों से प्राचीन ब्रज के प्रयोगों का बाहुल्य है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो यह भाषा ब्रज के और निकट दिखाई पड़ती है। निर्विभक्ति प्रयोग वर्तमान के कृदंतों का सामान्य वर्तमान में प्रयोग होता है। इसके साथ ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी यही समाप्त होता है। हिंदी में प्रगतिशील काव्य की परंपरा। उत्तर, प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिशील या प्रगतिवादी के नाम से जानी जाती है। यूँ तो काव्य में प्रगतिशील परंपरा हमेशा से विद्यमान रहती है और वह समाज के अंतर्विरोधों व अंतर्द्वंद्वों के साथ साथ विकसित और परिष्कृत होते जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन और लौकिक साहित्य में प्रगतिशील तत्व दृष्टिगोचर होने लगती है। हिंदी काव्य में प्रगतिवादी का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। अप्रैल 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई।
इसके साथ ही हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य परंपरा का व्यापक रूप से विस्तार होना आरंभ हुआ। इसके साथ ही हमारा यह प्रश्न भी यहीं पे समाप्त होता है। राम काव्य में समन्वय साधना। उत्तर है, भारतीय संस्कृति में राम काव्य का एक समृद्ध और सुदृढ़ परंपरा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनंत स्वरूप का प्रत्यक्ष व परोक्ष दर्शन इन्हीं काव्यों के माध्यम से होता है। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य परंपरा ने सगुण भक्ति और भक्ति आंदोलन की मूल संवेदना का लोक भाव भूमि दृढ़ता से प्रतिष्ठित किया है। हिंदी में रामानंद द्वारा प्रारंभ की गई राम भक्ति काव्य परंपरा को साहित्य शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी उत्कृष्ट चेतना और समन्वयवादी सृजन क्षमता से हिंदी को सर्वोत्कृष्ट कृति रामचरितमानस रचकर इस परंपरा को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल प्रयास करता है। श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही मेरा दास मुझे एकदम नापसंद है। शिवद्रोही मम दास कहाना, जो जन मोही सब नेहू नहीं माना। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर यही समाप्त होता है। द्विवेदी युगीन निबंध। उत्तर है, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सरस, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में निबंध का आविर्भाव हुआ। हिंदी निबंध की विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युगीन निबंध, द्विवेदी युगीन निबंध, शुक्ल युगीन निबंध, शुक्लोत्तर निबंध, समकालीन निबंध। द्विवेदी युगीन निबंध। भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। द्विवेदी युगीन लेखकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। द्विवेदी युगीन में निबंध के विषय वस्तु को व्यवस्थित और प्रभावी शैली में प्रस्तुत किया गया। द्विवेदी युगीन निबंध में देश प्रेम, अतीत, गौरव, सम्मान और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। इसके साथ साथ द्विवेदी युग में पहली बार साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वितीय युग, जिसे द्विवेदी युग कहा गया, इसमें साहित्य का सौदेश्य, समस्याओं का समाधान, भाषा का परिष्कार तथा परिमार्जन हुआ है। इसके साथ ही हमारा MSD 6 की श्रृंखला भी यहीं पे समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। तो अगर यह आपके लिए किसी भी तरह से मददगार है तो प्लीज़ हमारे हौसले को बढ़ाएं और हम एक थैंक यू कहें। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल मुफ्त है। और इसके साथ ही आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।